नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के अंदर अब हम पहुंच गए हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने में। आज की जो क्लास होगी वो अपनी होगी त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करने को लेकर। और ये क्लास एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। अगर मैं बात करूं कक्षा 11 के लिहाज से, तो कक्षा 11 के लिहाज से ये एक्सरसाइज अपनी कक्षा 11 के अंदर 3.4 है, यूँ की यूँ। और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, वो बिल्कुल ईजी हैं। तो स्टार्टिंग तो अपन वहाँ से करेंगे। और अगर मैं बात कंपटीशन लिहाज से करूँ तो कंपटीशन के अंदर इसमें से 1% तो निश्चित ही आता है। कई बार इसमें से 2% भी पूछ लिए जाते हैं। तो त्रिकोणमितीय समीकरणों को हम किस प्रकार से हल करेंगे वो आज की हम क्लास में सीखेंगे। पहले हम बिल्कुल इसमें से बेसिक बातें सीखेंगे और फिर इसके जो कठिनाई स्तर को बढ़ा करके इसमें से जो पीछे के एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हुए हैं वो हम सीखेंगे। तो आज ये क्लास में तो मैं केवल 11वीं क्लास के ही प्रश्नों को सोल्व करूंगा। उसके बाद में अपन इसमें एडिशनल क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो करते हैं शुरू आज की क्लास को अपन। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल करना। अब त्रिकोणमितीय समीकरण होंगे तो मतलब समीकरण हल करना अपन जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, ये ऐसे समीकरण होंगे जिसमें अपने पास त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस रूप में कोई इनको समीकरण मिलेगा। और उन साइन कोस टेन कोट के अंदर अपने पास एक कोण मिलेगा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात इनमें सभी में कोण आता है थीटा। वो थीटा जो है वो थीटा अपने को ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब वो थीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास थीटा के दो प्रकार के हल आएंगे, यानी दो प्रकार के मान मिलेंगे आपको। या तो व्यापक हल आएंगे, मुख्य हल और व्यापक हल, ठीक है। अब मुख्य हल क्या है और व्यापक हल क्या है, पहले इन चीज़ों को सीखेंगे और फिर अपन देखेंगे कि मुख्य हल निकालना कैसे निकालते हैं, और फिर अपन देखेंगे कि व्यापक हल कैसे निकालते हैं। एक इसमें मुख्य मान हो रहा था कंसेप्ट, लेकिन वो अपन बाद में सीखेंगे कि अपने 11वीं क्लास में केवल ये दो चीज़ दे रखी हैं, एक बार मुख्य हल और व्यापक हल। पहले इसके ऊपर बात करते हैं। देखो मुख्य हल क्या होता है कि जब हमारे पास कोई समीकरण होता है, त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, उस समीकरण के अंदर और जो भी आपके पास थीटा है, उस थीटा के वे मान 0 से लेकर 2π के बीच में, जो थीटा होगा कोई भी अक्ष होगा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो कोण दे रखा है उस कोण के वे मान जो 0 से लेकर 2π के बीच में तो हो और दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हो। दोबारा सुने कि जो मैं आपके पास त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा, उस समीकरण के अंदर जो कोण है उस कोण के वे मान जो 0 से 2π के बीच में तो हो और दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हो, ठीक है, वो कहलाते हैं मुख्य हल। और व्यापक हल क्या होंगे, व्यापक हल जो है वो क्या होगा कि मतलब कोई भी आपके पास एक समीकरण दे रखा, उस समीकरण के अंदर उस समीकरण को संतुष्ट करने वाले सभी मान, थीटा के सभी मानों का एक ऐसा व्यंजक प्राप्त कर लें जो एक ही व्यंजक से सारे मान प्राप्त किए जा सकें। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि n से युक्त पूर्णांक n से युक्त कोई एक ऐसा व्यंजक जो दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी मानों को व्यक्त कर दे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो हम 0 से 2π के बीच में अपने को कोण मिलेगा, इसमें भी कोण तो आएगा, लेकिन उसके साथ में एक इंटीजर मिलेगा n, और उस n के मान आप रखते जाओ। आपको एक रखोगे तो आपको एक अलग मान मिलेगा, मिल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा मिल जाएगा, 3 रखोगे तीसरा मिल जाएगा, -1 रखोगे तो और मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उस समीकरण के जितने भी संभव मान है वो सारे अपने को इससे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अपने को इतना याद रखना है कि व्यापक हल लिखना, इसका मतलब उसमें n आएगा, ठीक है। जो n क्या होगा, कोई इनको इंटीजर होगा, ठीक है। और मुख्य हल के अंदर n नहीं आएगा, ये मान होगा 0 से लेके 2π के बीच का, ठीक है। अब प्रत्येक त्रिकोणमितीय जो अनुपात है अपने पास है उसके अंदर 0 से 2π के बीच में प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात ज़्यादातर एक दो को छोड़ करके, मतलब कुछ मान ऐसे हैं जिनके अंदर वो एक ही मान देते, बाकी सभी के अंदर वो डबल मान देंगे। 0 से लेकर 2π के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात जब वो दो मान गण करते हैं, ठीक है। जैसे साइन का मान है, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 120 का जो मान है वो भी 1/3 ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो अपने को देखनी है। देखो अब करते हैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साइन 30 का मान 1/2 है, तो साइन 180 - 20 मतलब 180 - 30 साइन 150 का मान भी 1/2 होगा। वो सीखेंगे अपन, सीख के आए हैं ऐसे तो, ठीक है। तो साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो साइन 150 का मान भी 1/3 होगा, तो या 1/2 होगा। देखो मैंने बोला है कि साइन 30 का मान 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 180 - 30 कितना हुआ, साइन 150 हो गया क्या, 150 डिग्री का मान भी 1/2 ही होगा।
तो देखो यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन जो है वो 1/2 मान दो जगह ले रहा है। किस किस पर ले रहा है? एक तो 30 डिग्री पर ले रहा है और एक 150 डिग्री पर ले रहा है। और ये मान जो वो 0 से 2 पाई के बीच में, 2 पाई का मतलब होता है एक पाई होता है 180 डिग्री और 2 पाई हो गया 360 डिग्री। मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच के वे मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हो वो क्या कहलाते हैं? मुख्य हल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब पहले अपन चर्चा करते हैं केवल मुख्य हलों पर, उसके बाद में अपन करेंगे व्यापक हलों पर। बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को सीखना अपने को। देखो पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन अपने बुक से शुरू करता हूँ, 11th क्लास की बुक जो उसी में से शुरू करते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन अपना ये है कि tan x बराबर √3 है, tan x बराबर √3। ठीक है, तो का मुख्य हल ज्ञात करो। केवल पहले मुख्य हल पर बात करेंगे, ठीक है ना। मुख्य हल ज्ञात करो, तो मुख्य हल क्या आएगा? देखो आपको क्या करना है मुख्य हल निकालने के लिए। सबसे पहले tan x बराबर जो भी वैल्यू दे रखी है ना, उसमें अपने पास एक टेबल पढ़ी थी हमने, और उसमें देखो कि वो मान इसी के लिए tan का दे रखा था tan के लिए, या साइन दे रखा हो तो साइन के लिए, कोस दे रखा हो तो कोस, इसी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये मान जो वो कितने डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो ये √3 जो है वो हम पढ़ रखा हमने कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है ना, tan 60 डिग्री मतलब π/3, tan π/3 का जो मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर है कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है उसका मान दे रखा है, उस मान का आपको त्रिकोणमितीय जो टेबल थी उस टेबल के हिसाब से देखना है कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये जो मान है वो कितने डिग्री के लिए है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, पहला काम तो ये है। अब आ जाओ आप आगे। अब देखो मैंने कहा कि ये 0 से लेकर 2 पाई तक प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वो 2 अनुपात लेगा। अब ये दो, एक तो मिल गया अपने को कि भाई tan 60 का मान √3 होता है, एक और होता है 0 से 2 पाई के बीच में 2 आएंगे इसके, वो कहाँ होते हैं देखो। तो उसके लिए पहले अपन एक बार थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा करते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन कोस टेन कोट सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट इसमें पॉजिटिव होते हैं। ये बात अपन चर्चा कर चुके हैं पहले, है ना। मैं इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, π/2 का मतलब 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं, 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, पाई से 3 π/2 के बीच में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, 3 π/2 से लेकर के 2 पाई तक होते हैं कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ दे रखा tan x का मान पॉजिटिव, पॉजिटिव और देखो कौन से मिलेगा। टेन फर्स्ट में पॉजिटिव हो गया तो फर्स्ट में तो आ गया अपने पास π/3 आ गया, मतलब 60 डिग्री आ गया। अब टेन जो पॉजिटिव एक जगह और भी होता है, कौन से में? थर्ड क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट कब आएगा? जब हम पाई के अंदर कुछ ऐड करेंगे, पाई में कुछ जोड़ेंगे तभी तो थर्ड में जाएंगे अपन। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10 और इसको लिखता हूँ पाई प्लस π/3, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। ये बात अपन शुरू क्लास में पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो tan x बराबर कितना आ गया? tan x बराबर हो गया, एक तो आ गया tan π/3 और दूसरा आ गया tan 4 π/3, यानी tan x का मान tan π/3 के बराबर भी होगा और tan 3 π/4 के बराबर भी होगा। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ गया? π/3 आ गया और 4 π/3 आ गया। ये क्या हो गए? ये हो गए इसके मुख्य हल, मुख्य हल यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, तो मुख्य हलों की संख्या 2 होगी। ठीक है, और 0 से 2 पाई के बीच में वो मान आएंगे और प्रत्येक के लिए अपने पास 2 मिल जाएंगे। ठीक है ना। कुछ एक के लिए जैसे अपने को कह दिया कि अगर साइन x बराबर आपको दे दिया -1 दे दिया, तो उस समय 3 π/2 x का जो मान होगा वो केवल 3 π/2 ही होगा। ठीक है ना, मुख्य हल में, क्योंकि साइन 270 का जो मान है वही -1 होता है। तो बाकी सभी के लिए 1-2 छोड़ दो, बाकी सभी के लिए क्या आते हैं? 2-2 ही आते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो आगे चलते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में एक माइनस वाला कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब हम व्यापक लिखेंगे तो उसमें भी अपने पास ये आएंगे। अब देखो दे रखा कोसेक x बराबर -2, पहले मैं मुख्य हल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला अपना क्वेश्चन है कि कोसेक x बराबर -2। ठीक है, अब देखो इनको अब साइन कोस में बदल लेंगे, चाहे यहाँ पे मतलब साइन कोस और टेन तीनों के लिए याद रखें, और बाकी जो है ना
आए साइन, अगर कोसेक आए तो उसको साइन में बदल दो, सेक आए तो उसको कोस में बदल लो, कोट आए तो उसको टेन में बदल लो। ठीक है, करने में आसानी रहेगी। तो देखो यहाँ पर कोसेक को मैं लिख दूँ 1/sin x, क्योंकि यही तो होता है, और -2। तो यहाँ से sin x बराबर कितना हो गया, उल्टा कर दो इनको, तो -1/2 हो गया, -1/2 हो गया। sin x का मान आ गया -1/2। अपन को क्या लिखना है, मुख्य मान लिखना है। देखो पहले तो आप चलिए sin x बराबर, साइन में 1/2 मान किसका होता है भाई, साइन 30 डिग्री का होता है। अपने को पता है कि साइन 30 डिग्री का जो मान है वो होता है 1/2, यानी साइन 30 मतलब π/6, साइन π/6 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, अब माइनस के साथ में माइनस लगा दो। ठीक है, कर लिया। अच्छा चलो एक बार इस माइनस को पढ़ा रहे हैं तो बस इतना, एक बार ये इतना लिखो आप। ठीक है ना, π/6। अब एक काम करो, देखो यहाँ पर sin x का मान दे रखा है नेगेटिव, और हमने अभी क्वाड्रेंट बनाया था, क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सॉरी सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं इसमें फोर्थ में। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये बात अपन खूब अच्छे से कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो sin x जो है वो क्या रहा, नेगेटिव आ रहा ना, sin x जो है वो -1/2 है। ठीक है, अब साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, बाकी इन दो में तो पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब sin x बराबर -1/2 है, तो इनमें तो दो में तो इनके मान नहीं हो सकते, इनके मान मिलेंगे आपको 3 और 4 में। ठीक है, इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो देखो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ साइन, एक तो बना रहा हूँ मैं π+π/6, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइन π+θ माइनस साइन थीटा, वो माइनस यहाँ आ गया। अगर इसको आप लिखोगे ना साइन π+π/6, यानी साइन π+θ लिखोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा ही। ठीक है, और एक माइनस और कहाँ होता है, एक फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कब आता है, जब साइन 2π में से माइनस करोगे, तो माइनस किसको करना है, π/6 को करना। देखो साइन 2π माइनस थीटा, तो ये भी माइनस थीटा ही होता है, माइनस साइन थीटा ही होता है भाई। साइन आपके पास अगर π+θ है तो ये भी माइनस साइन थीटा होता है, और अगर साइन 2π+θ है तो सॉरी 2π माइनस थीटा है तो ये भी माइनस साइन थीटा होता है। ये बात मैं क्वाड्रेंट के बारे में जब चर्चा करी थी उसमें खूब अच्छे से बता चुका हूँ, पीछे क्लास में देखिए आप। ठीक है, वहाँ खूब अच्छे से बता रखा है। तो अब देखो क्या हो गया, ये साइन 7π/6 और साइन 11π/6, इसको सोल्व करो दिया आएगा। अपने को तो x का मान चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो गया, 7π/6 और 11π/6। ठीक है, तो ये हो गए इसके मुख्य मान। इस तरीके से आपके पास कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो, उसके मान अगर आपको दे रखे हैं तो आप उसके व्यापक मान, सॉरी मुख्य मान लिख सकते हो आप, इस तरीके से मुख्य लिख सकते हो इसके। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आप इस तरीके से इसके लिख सकते हो। बाकी आगे जब हम ये व्यापक हल लिखेंगे तो इसमें भी हमें मुख्य हलों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें और निकालेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं अपन व्यापक हल पर। व्यापक हलों में मैंने बता दिया कि यहाँ तो देखो दो ही मिल रहे हैं आपको। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, ये एक जितने भी उस समीकरण के जितने भी संभव हल हो सकते हैं। अब देखो सीधी सी बात है कि sin x का मान जो हो -1/2 केवल इन दो पर ही थोड़ी होता है, और भी बहुत सारे मान हैं जिनके ऊपर sin x का मान 1/2 होता है। क्योंकि मैं अपन शुरू की क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हम कह रहे थे कि आप इस तरीके से चक्कर लगाते जाओ, एक राउंड पूरा हो गया तो दो मान मिल गए, दूसरा राउंड और लगा के आओगे तो दो और मिल जाएंगे, तीसरा राउंड लगा के वो दो और मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लगाते रहो राउंड, यानी कोण का मान बढ़ता जाएगा और आपको ये मान मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इन सारे जितने भी संभव मान हो सकते हैं उन सभी मानों को एक व्यंजक के रूप में लिख दे कि उस व्यंजक से हमें सारे मान लिखे जा सकें, तो वो उसका कहलाता है व्यापक हल। ठीक है, यानी n के रूप में लिख देंगे तो बात ही है, तो n उसमें आएगा, उस n के मान लिखते जाओ, आपको सारे सारे मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें मुख्य हल में बस लिमिट होगी कि आप 0 से 2π के बीच में रहेंगे, यानी आपको 0 से लेकर 2π के बीच में इनके मान लेने होंगे। अब चलते हैं आगे, देखो क्या है, आपके पास है व्यापक हल हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो कुछ जैसे साइन x बराबर अगर आपको 0 डिग्री दे रखा हो या 0 रेडियन दे रखा हो, कोस x बराबर 0 दे रखा हो,
और टेन एक्स बराबर 0 दे रखा हूँ। तो इसके व्यापक हल लिखने आपको, पहले तो ये याद रखें, व्यापक हल। ठीक है, तो इसके व्यापक हल क्या होंगे? देखो ये तो हो जाएगा x बराबर एन पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, यानी कोई इनको पूर्णांक होगा। अब देखो n का मान अगर आप 0 रखोगे ना तो x बराबर 0 गया, अपने को पता है कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो साइन पाई हुआ, साइन पाई मतलब साइन पाई का मान भी 0 ही होता है, साइन 180 का मान 0 ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप साइन माइनस n की जगह -1 रखोगे तो साइन माइनस पाई आएगा, तो साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई, और साइन पाई का मान तो 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कोस x बराबर 0 है तो x बराबर क्या जाएगा, n 2n+1 इंटू पाई बाई 2। देखो जहाँ n जो बिलोंग करेगा z में, ये याद रखना अपने को। अब देखो इसमें भी आप अगर n बराबर 0 रखोगे ना तो ये पाई बाई 2 आएगा, अपने पता है कि कोस पाई बाई 2 का मान 0 होता है। ठीक है, अगर n बराबर 1 रखोगे 3 पाई बाई 2 आएगा, मतलब कोस 270 का मान भी 0 होता है। अगर माइनस में रखोगे, अगर n का मान माइनस में रखोगे तो आपको n बराबर -1 रखोगे ना तो ये माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, माइनस पाई बाई 2 मिलेगा तो भी आपके पास क्या आएगा, कोस माइनस पाई बाई 2 भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो x बराबर अगर 10x बराबर 0 देखा तो x बराबर क्या जाएगा, ये भी आपका n पाई होगा, जहाँ n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और अगर कोट x बराबर 0 है ना तो x बराबर क्या जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। क्यों होगा ये, n बिलोंग्स टू z। देखो इसमें तो क्या हो जाएगा, जैसे 10x बराबर आपने 0 लिया तो ये क्या बनेगा, साइन x बटे कोस x से बराबर 0 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन x बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। तो मतलब ये तो क्या आ गया, 10x तो 0, साइन x 10x बराबर 0 तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, साइन x बराबर 0 की तरह व्यवहार कर रहा है ना, तो जो इसमें आएगा वही इसका आएगा। ठीक है, और अगर कोट x की बात करें ना तो कोट x में क्या आएगा, कोस x बटे साइन x बराबर 0, तो यहाँ से कोस x बराबर कितना आ जाएगा, 0। देखो देखिए कोट x है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, कोस x की तरह व्यवहार कर रहा है, तो इसका भी आएगा। अच्छा अब आता है अपना दो रगेस, सेक x बराबर 0 और कोसेक x बराबर 0, कोसेक x बराबर 0। इनके व्यापक मान होते नहीं है भाई, क्योंकि x का कोई मान नहीं, x का कोई मान नहीं। ठीक है ना, x का कोई मान नहीं आएगा, क्योंकि सेक x और कोसेक x जो 0 होते ही नहीं, किसी भी मान पर नहीं होते। x के किसी भी मान के लिए सेक x और कोसेक x 0 नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये तो गए इनके लिए। अगर आपके पास ये तो सीधा क्या दे रखा, 0 दे रखा है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे। और अगर आपको कहीं ये मिल जाए कि 0 ना मिल गए, जैसे मान लो कि साइन x बराबर आपको मिल जाए साइन एल्फा, इस रूप में मिल जाए। ठीक है ना, जहाँ एल्फा कौन है वो दिया होगा, मिलेगा आपको। और तो साइन x बराबर साइन एल्फा मिल गया, तो उस समय अगर आपको x का मान निकालना ना तो वो क्या आएगा, n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा। ठीक है, जहाँ n तो होगा कोई न कोई इंटीजर, और एल्फा जो होगा वो होगा आपका मुख्य हल। ठीक है, इसी प्रकार से कोस x बराबर अगर कोस एल्फा मिल जाए तो उस समय x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, जहाँ n तो होगा कोई न कोई इंटीजर और एल्फा होगा आपका मुख्य हल। पहला मुख्य हल, दो आएंगे उसमें से, जो छोटा मुख्य मान आएगा ना, मुख्य हल जो आएगा वही आपको लिखना है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा अभी। और 10x बराबर अगर आपको दे दे कि 10x बराबर 10 अल्फा आ जाए, 10x बराबर 10 अल्फा आ जाए तो x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई और प्लस एल्फा, n पाई प्लस एल्फा। ठीक है, इतने अपने को याद रखने हैं। जहाँ आपका ये n जो है वो सभी जगह तो इंटीजर है ही। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखो ये याद रखने सारे तो ये याद रखने हैं। ठीक है, और तीनों ही याद रखने, बाकी जो तीन है वो इनसे निकल जाएंगे। ठीक है, नहीं सभी याद रखने हैं अपने को। ठीक है, अब ये सारे सीखने के बाद में अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। देखो अपना बुक का ही क्वेश्चन करता हूँ मैं, और क्वेश्चन बुक में अपने को दे रखा है कि कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे दिया अपने को कि क्वेश्चन अपना ये है कि यदि साइन x बराबर -√3/2 है, सॉरी साइन x बराबर -√3/2 का मुख्य तथा
व्यापक हल ज्ञात करो, हल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया आपको कि sin x बराबर -√3/2 का मुख्य हल तथा व्यापक हल ज्ञात करो। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अपने को लिखना मुख्य हल। मुख्य हल के लिए क्या बताया था आपको तरीका कि sin x बराबर -√3/2 ये लिखो, फिर माइनस को छोड़िए एक बार, आप ये देखिए कि साइन के अंदर √3/2 मान किसका होता है, केवल इस पर चलो। तो अपने पता है कि साइन 60 का मान होता है √3/2, है ना। तो माइनस तो पढ़ा रहने दो, और साइन 60 को मैं लिख दूंगा π/3, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख सकता हूँ। अब चलो, आप ये क्या है माइनस में ना, अब साइन जो वो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है पहले वो बात करते हैं। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ठीक है। या साइन एक्स का मान दे रखा माइनस में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर, ये माइनस है ना, तो माइनस का हिसाब करना अपने को। तो एक तो चलो आप कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड तो कब आएगा, जब इसको पाई में ऐड करेंगे। और एक आएगा फोर्थ, फोर्थ कब आएगा, जब इसको 2 पाई में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना साइन 4π/3 और साइन 7π/3। साइन एक्स का मान आ गया, और x बराबर क्या आ जाएगा π/3 4π/3 और 7π/3। ये तो हो गया इसका क्या, आपका मुख्य हल हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब लिखना आपने को जनरल सॉल्यूशन। तो देखो क्या था, अपन जानते हैं कि भी साइन एक्स बराबर साइन एल्फा अगर हो तो x का मान कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू एल्फा, ये तो लिखते हैं ना। अच्छा, अब देखो यहाँ अपने पास क्या दे रखा है कि साइन एक्स बराबर कितना दे रखा है, साइन एक्स बराबर आया हुआ कितना -√3/2 है ना, ये तो है, ठीक है ना। तो इसके अपने को क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन लिखना है ना, आपके साइन एक्स बराबर -√3/2 के जनरल सॉल्यूशन लिखने हैं अपने को, है ना। तो क्या आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर हो जाएगा n पाई और प्लस -1 की होल पावर n, और एल्फा का मान कितना लेना पड़ेगा, एल्फा का मान इसमें से लेना है, और इसमें भी कौन सा, जो छोटे वाला होगा वो लेंगे, ठीक है। तो 4π/3 बस आ गया x का मान, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके व्यापक हल और मुख्य हल लिख सकते हैं। देखो एक प्रश्न और देखो, और करते हैं इसके ऊपर, अपने को बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो सारे हो जाएंगे। एक देखो कोट एक्स बराबर -√3, कोट एक्स बराबर -√3 ये दे रखा है ना। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, मुख्य हल लिखेंगे ना, मुख्य हल लिखना। कोट एक्स बराबर आपको दे रखा है -√3 दे रखा है, तो आप इसको 10 में बदल लो। 1/, कोट एक्स का होता है 10 का उल्टा होता है ना, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, -1/√3 हो जाएगा भाई। 1/, कोट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10x का मान कितना आएगा, -1/√3 आएगा। अच्छा जी, 10x बराबर, माइनस को छोड़िए आप, और 10 के अंदर 1/√3 मान देखिए किसका होता है, तो 10 30 का मान होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये माइनस का हिसाब करना है, तो 10x बराबर 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट तो कब आएगा, जब पाई में से माइनस करेंगे, तो पाई -π/6 लिख दो। और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट कब आएगा, जब 2 पाई में से माइनस करें। अच्छा जी, तो 10x बराबर कितना हो गया, 10 5π/6 और 10 11π/6, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5π/6 आ गया, और 11π/6 आ गया x का मान। तो ये तो हो गए इसके क्या, ये तो हो गए मुख्य हल। अब अपने को क्या लिखना है, व्यापक हल लिखना है ना। व्यापक हल के लिए क्या करेंगे कि अपने को पता है कि भाई 10x बराबर 10 अल्फा अगर हो तो हम x का मान कैसे लिखते हैं, n पाई प्लस एल्फा, जहाँ n बिलोंग करेगा z में, ये तो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, n पाई और प्लस एल्फा कितना है भाई, एल्फा आपको ये लेना है पहले वाला, छोटे वाला मुख्य हल 2 आएंगे, उसमें से छोटे वाला मान लेना है, ठीक है, एल्फा का। तो ये आ जाएगा 5π/6, ये आ गया x बराबर n पाई प्लस 5π/6, ये 10 का आ गया। चलो एक कोस का और कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को एंड करेंगे। एक कोस के लिए और कर लेते हैं। देखो कोई दे रखा है क्वेश्चन इसमें, हाँ चलो ये लिख दो, sec x बराबर 2,
सेक एक्स बराबर 2 का मुख्य तथा व्यापक ज्ञात करो। इसको क्या लिख देंगे, सेक एक्स कोस एक्स का उल्टा होता ना, तो 1/2 कोस एक्स बराबर 2 और यहाँ से कोस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आप कि कोस के अंदर 1/2 मान देखो किसका होता है। कोस एक्स बराबर अपने को पता है कि कोस π/3 का मान 1/2 होता है। ठीक है। दूसरा मान तो अपन ढूंढ लेंगे, एक मान ढूंढ देखना अपने को। अब आ जाओ आप प्लस में नहीं, तो कोस पॉजिटिव एक तो ये मिल गया अपने को कोस π/3, एक मान और मिलेगा। अब कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव होता है, लेकिन फोर्थ में पॉजिटिव होता है। और फोर्थ कब आएगा, जब इसको 2π में से माइनस करेंगे, तो 2π - π/3 कर दो। ठीक है। अब कितना आ जाएगा, ये कोस π/3 और ये आ जाएगा आपका 8π/3, सॉरी 5π/3। ठीक है। कोस एक्स का मान आ गया, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, एक तो π/3 आ गया और एक 5π/3 आ गया। ये आ गया क्या, मुख्य हल आ गया, ये मुख्य हल। ठीक है। अब आ जाओ आप व्यापक हल में। तो व्यापक हल में क्या होगा, व्यापक हल, और अपने को पता है कि व्यापक हल कैसे लिखते हैं कि कोस एक्स बराबर, अगर आपको कोस एल्फा दिया हो ना, तो x बराबर क्या होता है 2nπ ± एल्फा लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि अपने पास क्या है, कोस एक्स बराबर कितना आया हुआ है, कोस एक्स बराबर कोस π/3 आया हुआ है ना, कोस π/3 आया हुआ है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 2nπ ± एल्फा का मान कितना है π/3। आप कहोगे कि एक्स की जगह ये जो π/3 है इसकी जगह 5π/3 भी तो ले सकते हैं, लेकिन अपने को जब व्यापक का लिखना तो हमेशा छोटा मान लिखना है। ठीक है। क्योंकि अगर ये लिख दोगे तो बाद में अगर आप n की वैल्यू रखोगे तो ये रह जाएगा। ठीक है। तो आपको छोटा लिखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने त्रिकोणीय समीकरणों के मुख्य हल और व्यापक हल निकालने सीखे हैं। और अभी तक हमने केवल इतना ही सीखा है कि जो त्रिकोणमितीय जो समीकरण दे रखे हैं वो केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा था, उसकी सहायता से हम निकाले थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम त्रिकोणमितीय समीकरण, उसमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो 2, 3, 3 होंगे, उसके सॉल्यूशन अपन निकालेंगे, वही मुख्य हल और व्यापक हल उसमें निकालेंगे। तो तरीका अपना यही होगा। ठीक है। इसमें कुछ बातें मैंने बताई हैं, वो चीज़ें जो इस साइड मैंने जो लिखी थी व्यापक हल के लिए, इस साइड लिखी थी 6 बात तो ये लिखी थी और 3 यहाँ लिखी थी, वो चीज़ें तो अपने को कंठस्थ करनी है। एक अपने को यहाँ पर केवल क्वाड्रेंट का ध्यान अच्छे से हो तो हम आराम से क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो है बिल्कुल, अगर ये इजी है, ये तो बिल्कुल बेस है इसका, अगर ये नहीं आएगा तो नेक्स्ट पर्सन नहीं होंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि आज की जो क्लास की अपन इसको अच्छे से अपने 11th क्लास की बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, और भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से लिख के हम कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करके इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ये होंगे तो अपन नेक्स्ट क्लास आगे वाले कर पाएंगे, अन्यथा वो पर्सन फिर अपने हल नहीं होंगे, ये नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।